Hello dear student. So let's start unit 11 properties of matter. That is the second part of mechanical properties of fluids. तो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रेशर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखे थे, प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड टॉपिक सारे एंड एप्लीकेशन। ठीक है, अब हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट वाले पार्ट में हमने जो फ्लूइड है उसको क्या में माना था, रेस्ट स्टेट में माना था। ठीक है, तो अब ये वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्लूइड है उसको हम मोशन स्टेट में रखेंगे। ठीक है, तो मोशन ऑफ ए फ्लूइड, तो सबसे पहला हमारा होता है स्ट्रीम लाइन मोशन। तो जब कोई फ्लूइड हो, मोशन पे है, मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उस वक्त उनका जो मोशन है, तो सबसे पहला टाइप का होता है वो स्ट्रीम लाइन मोशन। तो स्ट्रीम लाइन मोशन पे क्या होता है, सपोज ये कोई फ्लूइड है, ठीक है, एयर है या तो लिक्विड है, वो मूव कर रहा हो इस तरह का। ठीक है, तो मूव करते वक्त हम क्या करते हैं, उनका किसी एक पॉइंट पे, सपोज ए पॉइंट पे हमने उनका वेलोसिटी देखा, v1 रखा, बी पॉइंट पे देखा फिर v2, ठीक है, एंड v3 पे देखा इतना। ठीक है, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे उनका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस तरह के हम मोशन को क्या बोल देते हैं, स्ट्रीम लाइन मोशन। ठीक है, उस फ्लूइड का क्या कह देते हैं, उस फ्लूइड का जो मोशन है किस तरह का मोशन है, स्ट्रीम लाइन मोशन। ठीक है, तो ये वाले जो मोशन होता है हमें ऑब्वियसली कहाँ पे एक्चुअली देखने को मिलता है, नॉन विस्कस फ्लूइड पे। ठीक है, नॉन विस्कस फ्लूइड मतलब ऐसे फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी नहीं होता है। ठीक है, ऐसे वाले फ्लूइड्स में हम, या तो बहुत बहुत कम विस्कोसिटी होता है उनका, तो ऐसे वाले फ्लूइड्स में ही हमको इस तरह का स्ट्रीमलाइन मोशन देखने को मिलता है। ठीक है, देन स्ट्रीमलाइन मोशन के बाद दूसरे टाइप्स का होता है लेमिनर मोशन। तो लेमिनर मोशन भी एक्चुअली एक तरह का स्ट्रीमलाइन मोशन ही है। ठीक है, बस इसमें क्या थोड़ा डिफरेंस आता है, जो स्ट्रीमलाइन मोशन है, अगर हम उस फ्लूइड्स को, ठीक है, हम क्या करेंगे, किसी क्लोज वाले कंटेनर से या क्लोज पाइप से फ्लो करने देंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो क्लोज पाइप के जो बाउंड्री लाइन होता है, ठीक है, क्योंकि उस सरफेस, उनका बाउंड्री लाइन का जो सरफेस होगा वो ऑब्वियसली हमारे फ्लूइड से रफ होगा। ठीक है, और उस सरफेस के रफनेस होने की वजह से यहाँ से जो फ्लूइड्स है जो सरफेस को टच कर रहा है, ठीक है, सेकंड दूसरे सरफेस को टच कर रहा है, उस फ्लूइड का जो वेलोसिटी होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम सेंटर की ओर जाएंगे, उस लिक्विड के ठीक सेंटर की ओर जाएंगे, तो उस वक्त हमारा जो वेलोसिटी होगा वो अपने मैक्सिमम स्पीड पे होगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पे होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा बाउंड्री को टच कर रहा उस फ्लूइड का जो वेलोसिटी होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया। फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह एक्चुअली क्या है, वो वजह है हमारा ये जो सरफेस है, दूसरे सरफेस, ठीक है, जो पाइप हो गया, पाइप का जो सरफेस है उस पे सरफेस का रफनेस होने की वजह से जो फ्लूइड है वो उनका स्पीड पे डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जब ये कोई फ्लूइड जो स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा हो और इस तरह का केस किसी कंटेनर से या किसी पाइप से फ्लो कर रहा, तो इस केस में हम उसी मोशन को क्या बोल देते हैं, लेमिनर मोशन। ठीक है, तो लेमिनर मोशन एक्चुअली हमारा स्ट्रीम लाइन मोशन ही होता है, लेकिन बस फर्क पड़ जाता है उसके, वो किसी दूसरे सरफेस पे मूव कर रहा हो तो। ठीक है, उस सरफेस के रफनेस की वजह से हमारा उस फ्लूइड का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का मोशन जिस पे हमारा जो बाउंड्री लाइन पे है वेलोसिटी कम रहेगा एंड सेंट्रल लाइन पे हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा, तो ऐसा हो जाएगा लेमिनर मोशन। ठीक है, एंड दूसरे थर्ड टाइप का हो जाता है टर्बुलेंट मोशन। टर्बुलेंट मोशन तो वो हो जाता है जिस पे हमारे सपोज सभी लिक्विड्स एक दूसरे को क्रॉस करने लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले वाले में जो भी देखें, स्ट्रीमलाइन हो या लेमिनर हो, यहाँ पे जो हमने सपोज कोई लिक्विड है उसको लेयर्स में बांटा है। ठीक है, तो वो जो लेयर्स होता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, वो कंटिन्यू अपनी ही लाइन से फ्लो करते हैं।
ये वाले स्ट्रीमलाइन वाले में देखिए, लेमिनर वाले में देखिए। हमने सपोज यहाँ का लेयर माना है एक सा, ठीक है, वो अपने लेयर से ही मूव करता है। लेकिन हमारे टर्बुलेंट मोशन होता है उस वक्त हमारा जो लिक्विड होता है वो इस तरह का मूव नहीं करता, वो दूसरे लेयर पे भी इंटरसेक्ट करने लग जाता है, ठीक है। तो जिस वजह से जो उनका स्पीड होता है फ्लूइड का, वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है और डायरेक्शन भी चेंज करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये वाले हमारे ज़्यादातर किस पे देखा जाता है, कौन से वाले लिक्विड में, जिसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह के मोशन, फ्लूइड का इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं टर्बुलेंट मोशन, ठीक है। एंड इसके बाद फ्लूइड का विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी उस फ्लूइड का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जिसके वजह से जो रिलेटिव मोशन होता है उस फ्लूइड का रिलेटिव मोशन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट लेयर्स, ठीक है, चाहे तो किसी लकड़ी का लेयर हो सकता है या कोई दूसरा लिक्विड हो सकता है, कोई दूसरा सरफेस, ठीक है। तो उसमें हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जो वेलोसिटी उस फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो एक तरह का वो क्या है, ड्रैगिंग फोर्स, मतलब अगेंस्ट अपोजिंग करने वाला फोर्स, ठीक है, जो मोशन को, उस फ्लूइड के मोशन को रोक रहा हो। ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी को हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं या इंटरनल फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन क्योंकि वो लिक्विड के अंदर भी रहता है, ठीक है। ये तो सरफेस हो गया, सरफेस की वजह से तो है ही, लेकिन वो फ्लूइड जो है फ्लूइड के अंदर भी रहता है, ठीक है। तो फ्लूइड के अभी जो हमने टर्बुलेंट मोशन बताया, तो फ्लूइड इस तरह का लेयर नहीं रहता, ठीक है, वो इस तरह का क्या कर देता है, इस तरह का इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो इस वजह से इंटरनल फ्रिक्शन भी हम कह सकते हैं या तो फ्लूइड फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। और वो जो फोर्स होगा वो फोर्स को हम बोल देते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है, जो दो अलग लेयर के वजह से अपोज कर रहा हो उसके रिलेटिव मोशन को, ठीक है। तो न्यूटन्स के लॉ से हमें फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स दो लेयर के बीच में जो होता है वो कैसे डिपेंड करते हैं। जो विस्कस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है हमारा एरिया ऑफ द लेयर ऑफ द कॉन्टेक्ट, ठीक है। वो जो ये जो कॉन्टेक्ट, ये जो लिक्विड है सपोज, ठीक है, और ये जो कोई सरफेस है, ठीक है, तो ये जो कॉन्टेक्ट एरिया है, ठीक है, जितना ज़्यादा कॉन्टेक्ट एरिया होगा, कॉन्टेक्ट एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे विस्कस फोर्स होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है कॉन्टेक्ट एरिया से, ठीक है। देन जो विस्कस फोर्स होता है वो हमारा फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द लेयर्स, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है जो वेलोसिटी होता है, जैसे जैसे वो आगे सरफेस की आगे बढ़ते जाएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। जब पोजीशन के रेस्पेक्ट में उनका वेलोसिटी पे चेंजेस हो रहा है, ठीक है, हर एक पोजीशन की वजह से वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है, उसको आप क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये पोजीशन पे उनका सपोज 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड ये वाले पे आने के बाद उनका 9 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद 8 मीटर पर सेकेंड, फिर ये वाले पॉइंट पे आने का 7। तो हर एक पॉइंट पे जाते वक्त क्या हो रहा है, उनका वेलोसिटी पे चेंजेस आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उस पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, ठीक है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, पोजीशन के आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनका विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो विस्कस फोर्स से हम क्या निकाल देते हैं, हमारा विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हम हटाते हुए क्या लिख देते हैं, ईटा, ठीक है। और निगेटिव साइन का मतलब हो जाता है डिक्रीज, ठीक है, ये डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, फ्लूइड का रिलेटिव मोशन को डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ये जो फोर्स निगेटिव साइन का मतलब है अपोजिंग फोर्स, जो अपोज कर रहा है, ठीक है। और अपोजिंग फोर्स का मतलब क्या हो जाता है, जो उसके मोशन को ही अपोज करेगा, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को ही हम जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या कह देते, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या सिंपली
विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है, उस फ्लूइड का। तो याद रखिए विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही फ्लूइड का मोशन कम होगा, ठीक है। या तो विस्कोसिटी का ज़्यादा होने का मतलब ड्रैगिंग फोर्स का ज़्यादा होना, ठीक है। और ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा होने के बहुत सारा रीज़न हो सकता है, इनका एरिया ऑफ कांटेक्ट हो सकता है या वेलोसिटी ग्रेडियंट पे हो सकता है, ओके। देन इस विस्कोसिटी के हम जो यूनिट लिखते हैं वो सीजीएस सिस्टम में पॉइस लिखते हैं, ठीक है, पॉइस। एंड एसआई सिस्टम में पॉइस लिखते हैं। तो इनका एसआई यूनिट हमेशा याद रखिएगा और ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ठीक है। देन आफ्टर डेट ये जो हमारा विस्कोसिटी होता है वो किस किस फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है, ठीक है, विस्कोसिटी पे। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो हमारे विस्कोसिटी को, फ्लूइड के विस्कोसिटी को अफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर होता है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो विस्कोसिटी का क्या हो जाता है, लिक्विड का विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हमारा जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन हमारे गैस वाले कंडीशन, गैस वाले केस है, उस पर उल्टा होता है। अगर टेम्परेचर आप जितना इंक्रीज करोगे तो उसमें विस्कोसिटी उस गैस का बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज करने पर लिक्विड का विस्कोसिटी डिक्रीज होता है पर गैस का विस्कोसिटी इंक्रीज होता है, ओके। एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर का इफेक्ट क्या रहता है, जो विस्कोसिटी का प्रेशर इंक्रीज करोगे तो लिक्विड का विस्कोसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन विस्कोसिटी ऑफ वाटर, अभी देखिए लिक्विड ही है पर वाटर है, वाटर पे अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उनका विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाता है। और वाटर को छोड़ के बाकी जितने भी लिक्विड्स है उनका प्रेशर इंक्रीज होने पे लिक्विड भी इंक्रीज होता है, ओके। एंड जो हमारा गैस होता है वो गैस पे जो प्रेशर से वो इंडिपेंडेंट, प्रेशर को आप बढ़ाए या डिक्रीज करें, जो गैसेस का विस्कोसिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो गैस विस्कोसिटी ऑफ गैसेस जो होता है इंडिपेंडेंट होता है और विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो इन्वर्सली रिलेट करता है प्रेशर से। एंड जो लिक्विड है, रिमेनिंग लिक्विड से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है प्रेशर से, ओके। नाउ यहाँ पे कुछ विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर दे रखा है। तो एयर अगर 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हमारा एयर का कोफिशिएंट इतना डेकापोइज होता है, ठीक है, और वाटर का इतना डेकापोइज होता है, ठीक है। वाटर देखिए, वाटर का 3 अलग अलग टेम्परेचर पे वाटर है लेकिन उनके टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पे उनका विस्कोसिटी भी अलग अलग रहता है। यहाँ पे देखिए 0 पे इतना रहता है, ठीक है। एंड आप 20 डिग्री पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका इतना हो जाएगा 1 × 10⁻³ ठीक है। एंड देन अगेन जब 100 डिग्री पे बढ़ाओगे तो उनका विस्कोसिटी क्या हो रहा है, इतना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। आप टेम्परेचर जैसे बढ़ाते जा रहे हो वाटर का विस्कोसिटी डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। देन इसके बाद ब्लड का, हमारा जो ब्लड होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे उनका विस्कोसिटी इतना रहता है, ओके। और जो इंजन ऑयल होता है उनका इतने टेम्परेचर पे इतना रहता है विस्कोसिटी, ठीक है। एंड जो ग्लाइसरीन होता है उनका 0 डिग्री पे इतना 10 रहता है विस्कोसिटी। एंड टेम्परेचर आप जैसे बढ़ाओगे तो इतना ये विस्कोसिटी कम हो जाता है, ठीक है। देन विस्कोसिटी एंड सॉलिड फ्रिक्शन, तो सिमिलरिटी हम देख सकते हैं, हमेशा लगता है कि विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शन, सॉलिड वाले केस में जो फ्रिक्शन होता है मोशन को अपोज करने वाला, सिमिलरली जो हमारा लिक्विड वाले फ्लूइड वाले केस में विस्कोसिटी होता है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। एंड उनमें डिफरेंस फिर क्या है, विस्कोसिटी या तो हम ड्रैगिंग विस्कस ड्रैग कह सकते हैं, ड्रैगिंग फोर्स बिटवीन लेयर लिक्विड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है एरिया पे, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड, दो सॉलिड
इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सॉलिड इन कॉन्टेक्ट। तो सॉलिड वाले फ्रिक्शन में दो सॉलिड बॉडी है, दो सॉलिड बॉडी जो होता है उनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ सॉलिड सरफेस इन कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, दो सॉलिड ये है बॉडी है, इसका ये मतलब है कि जो सेम सरफेस है, ठीक है। तो डिफरेंट सरफेस हो तो वहाँ पे हमारा एरिया पे प्रोपोर्शनल करता है, लेकिन जो सेम सरफेस हो, ओके, दोनों सरफेस सेम हो तो उस वक्त उनका उसके एरिया से कोई इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। लेकिन फ्लूइड वाले केस में सेम होने पर भी, ठीक है, उनका जो डिफरेंट लेयर है उन पे विस्कोसिटी अलग रहता है, ठीक है। इस वजह से उनके फ्लूइड के अंदर डिफरेंट लेयर पे क्या हो जाता है, टर्बुलेंस मोशन रहता है, ठीक है। एंड विस्कस ड्रैग जो होता है हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है उससे इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो सपोज ये एक लिक्विड है, ठीक है, और ये कोई दूसरा लेयर है लिक्विड का, तो इनके जो नॉर्मल रिएक्शन है इससे कोई लेन देन नहीं रहता उनका। लेकिन हमारा फ्रिक्शनल वाले केस में क्या होता है, इस तरह का वो जो फ्रिक्शन होता है हमारा उसका रिएक्शन पे डिपेंड करता था, राइट। क्योंकि हम क्या लिखते थे, एफ इक्वल टू म्यू आर, राइट। तो हमारा फ्रिक्शन जो होता है वो आर पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन इसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड। तो क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, जहाँ तक उस वो फ्लूइड जो क्या रहना चाहिए, स्ट्रीम लाइन रहना चाहिए, स्ट्रीम लाइन मोशन रहना चाहिए, ओके। एक्चुअली स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, स्ट्रीम लाइन मोशन रहेगा उनका। ये लिक्विड है, उस लिक्विड का अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करवाए, इंक्रीज करवाने के इतना मैक्सिमम, तब तक जब तक ये जो फ्लूइड है इसका जो मोशन है क्या रहना चाहिए, स्ट्रीम लाइन रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए सब, ठीक है। तब तक हम उस वेलोसिटी को क्या बोल देते, क्रिटिकल वेलोसिटी। अभी क्रिटिकल वेलोसिटी से जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा वो स्ट्रीमलाइन मोशन नहीं रहेगा, यानी कि वो क्या हो सकता है, टर्बुलेंस हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, वो जो लिक्विड है उनका स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है, और जब इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, एक लेयर को दूसरे लेयर, तो हमारा क्या हो जाता है, वो टर्बुलेंट मोशन हो जाता है, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो बाउंड्री लाइन कह सकते हो आप, ठीक है, स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंस मोशन के बीच का। नाउ स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ एक्चुअली क्या है, स्टोक्स लॉ हमें क्या बताता है, वो ड्रैगिंग फोर्स, सपोज आपने कोई कोई बॉडी है, ठीक है, सॉलिड बॉडी, उसको किसी फ्लूइड के अंदर फेंक दिया, ठीक है। तो हमें पता है जो फ्लूइड क्या करेगा, ये कोई लिक्विड क्या करेगा, उस बॉडी पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से ये जो बॉडी है, बॉडी का अपना वेट होता है mg, जिसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से कहाँ आएगा, वो नीचे आएगा, ठीक है। तो नीचे आते वक्त ये जो अगेंस्ट वाले फोर्स है, ठीक है, वो उसके स्पीड को कम कर देगा, ठीक है। सपोज ये बॉडी एयर पे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे आ रहा, ठीक है, लेकिन वो पानी के अंदर गिरते ही उनका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ, क्योंकि जो ये फोर्स है, ड्रैगिंग फोर्स है लिक्विड का, वाटर का, वो इसके स्पीड को अपोज करता है, अगेंस्ट करता है, कम कर देता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, तो स्टोक्स लॉ ने ये बताया, जो हमारा ये ड्रैगिंग फोर्स होता है ऑन स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर मूविंग थ्रू ए फ्लूइड विस्कोसिटी, किसी स्फेरिकल बॉडी है जिनका रेडियस आर है, वो इतने वाले विस्कोसिटी फ्लूइड पे अगर मूव कर रहा हो, तो जो उनका स्पीड होगा वो कम हो जाएगा, और उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। एंड उस वक्त हमारा जो फोर्स होता है, वो ड्रैगिंग फोर्स होता है, वो कितना होता है, इतना अमाउंट का होता है, ठीक है। तो जो ड्रैगिंग फोर्स है वो कितना अमाउंट पे दे रहा है, बाय स्टोक्स लॉ, दैट इज 6 बाई ईटा आर वी। एंड जो ये वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये जो बॉडी है अभी क्या कर रहा, मूव कर रहा नीचे की ओर, ठीक है, लेकिन कितने स्पीड से, एक कांस्टेंट स्पीड से। पहले तो 10 मीटर के स्पीड से नीचे आ रहा था, ठीक है, स्पीड जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे इंक्रीज होता जा रहा था, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। लेकिन यहाँ पे जैसे फ्लूइड पे आया, उनका स्पीड
10 से घट के कम हो गया, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड का हो गया, ठीक है। एंड पूरे जर्नी इसके बाद अब क्या रहेगा, ये 5 कांस्टेंट रह जाएगा। अब ये पूरे जर्नी में इसी स्पीड से नीचे गिरता रहेगा, ठीक है। अब इससे बढ़ भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं और ये इससे कम भी नहीं। तो ये कांस्टेंट जो वेलोसिटी होगा ये हमारा क्या कहलाता है, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। और ये किसके अंदर होगा, उस फ्लूइड के अंदर होगा, ठीक है। तो फोर्स हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, दिस इज 6 बाई नीटा आर वी, ठीक है। एंड हमें वेलोसिटी पता लग गया, दैट वेलोसिटी इज टर्मिनल वेलोसिटी और उनका अमाउंट इतना होता है, ठीक है। तो इस वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्राफ, छोटा सा ग्राफ दे रखा है, वो किसके लिए, रेन ड्रॉप्स एंड कोई पैराशूट है, ठीक है। तो रेन ड्रॉप्स और पैराशूट का मतलब हो गया यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर पे कोई एरोप्लेन है, ठीक है। एरोप्लेन से किसी ने डाइव किया पैराशूट पहनते, और जब तक वो पैराशूट ओपन नहीं करेगा तब तक उसको ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से उनका फोर्स जैसे जैसे नीचे आएगा इंक्रीज होता जाएगा उनका स्पीड। लेकिन उसने जैसे पैराशूट ओपन कर दिया, ठीक है, पैराशूट जैसे उसने ओपन कर दिया तो क्या होगा, उस जो एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स उनका, जो उनका पैराशूट का ऊपर वाला पोर्शन है, कवरिंग है, उस पर फोर्स अप्लाई होने लगेगा, ठीक है। तो वो उसके स्पीड को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। एंड कुछ समय बाद वो जो पैराशूट होगा एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे आना स्टार्ट करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में सपोज 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे आ रहा होता, लेकिन आफ्टर कुछ समय के बाद वो सपोज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे आएगा और 50 किलोमीटर पर आवर ही सेम रहेगा, ठीक है। वैसे नीचे धीरे धीरे आता रहेगा। तो हमारा जो रेन ड्रॉप्स होता है उनका भी ऐसा होता है, जो स्टार्टिंग में फॉल होता है बारिश, उस वक्त उनका स्पीड ज़्यादा रहता है, तो कुछ समय बाद एटमॉस्फेयर में होने की वजह से, ड्रैगिंग फोर्स की वजह से या विस्कस ड्रैग फोर्स की वजह से उनका स्पीड कांस्टेंट हो जाता है, धीरे 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 कांस्टेंटली स्पीड है। देखिए ग्राफ पे उस समय तक उनका स्पीड इंक्रीज रहेगा, कंटिन्यूस इंक्रीज रहेगा लेकिन आफ्टर सम टाइम उनका वेलोसिटी देखिए कांस्टेंट हो गया, चेंजेस नहीं रहेगा। टाइम बढ़ता जाएगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, दैट्स इज आवर टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। देन पॉइसलियन फॉर्मूला, पॉइसलियन फॉर्मूला क्या कहता है, कोई ये पाइप है, ठीक है, में से कोई लिक्विड, इतने विस्कोसिटी वाला लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और सब उनका हम जो मोशन है, किस तरह का मोशन हमने माना है, स्ट्रीमलाइन मोशन, ठीक है। स्ट्रीमलाइन मोशन है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये स्ट्रीमलाइन है, मतलब ये वाले जो सरफेस है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में तो ये लेमिनर होगा, राइट। लेकिन ये वाले में हम थियोरेटिकली में ये जो सरफेस है इसको हम फ्रिक्शन लेस माना हमने। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है इसका मतलब यहाँ पे सभी लेयर्स पे जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगा। तो स्ट्रीमलाइन हमने मान लिया, ठीक है, स्ट्रीमलाइन मोशन माना। तो स्ट्रीमलाइन मोशन पे जब ये वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से कुछ वाटर बाहर आएगा, तब 1 सेकेंड में हमें ये बताना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे 1 सेकेंड पे कितना वॉल्यूम वाटर यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ अमाउंट, ठीक है, कितना वॉल्यूम वाटर 1 सेकेंड पे बाहर आएगा। तो ये हमें कैसे मालूम रहता है, पॉइसल फॉर्मूला से पता चलता है। तो इतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है, 1 सेकेंड में बाहर आएगा उस पाइप से, ठीक है। तो अगर हमें वॉल्यूम पता हो तो हम मास भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उस फ्लूइड का डेंसिटी तो रो तो फिक्स रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम मालूम हो तो हम मास भी निकाल सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितना मास उस पाइप से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइसली फॉर्मूला, ठीक है। आफ्टर दैट रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर एक्चुअली हमारे क्या बताता है, नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, जो हमारा लिक्विड है इसी पाइप से जो फ्लो कर रहा है तो किस तरह का मोशन शो कर रहा है वो हमें बताता है रेनॉल्ड्स नंबर्स, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, दैट इज डायमीटर ऑफ द पाइप, दैट इज द
critical velocity, this is the viscosity of the liquid and this is the density of the liquid. तो इसमें से कैलकुलेट करके हम जब निकालते, अगर हमारा नंबर जो नंबर आएगा वो 1000 से कम हुआ तो इसका मतलब जो हमारा लिक्विड किस तरह का फ्लो कर रहा है, वो स्ट्रीमलाइन या तो लेमिनर, ठीक है। और अगर कैलकुलेशन में 2000 से ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा किस तरफ का मोशन, टर्बुलेंट मोशन, ठीक है। और अगर 1000 और 2000 के बीच में रहा, ठीक है, तो उसको हम मान देते अनस्टेडी, ठीक है। अनस्टेडी का मतलब है टर्बुलेंट नहीं है। टर्बुलेंट पे तो क्या होता है, इस तरह का लेयर क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है, इस मोशन को हम टर्बुलेंट कहते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूस इस तरह से जाए तो ये हो जाता है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का किस तरह का होगा, इन दोनों के बीच का इस तरह का हो जाएगा। ये हो गया स्ट्रीमलाइन जैसा, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं दिखा, नज़र नहीं आएगा आपको, ठीक है। वो ज़्यादा डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। हल्का सा कर्व रहेगा सभी का, जिस वजह से जो इनका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होगा, ठीक है। इनके जितना भी नहीं होगा और यहाँ पे तो बहुत ही कम हो जाएगा, इनका वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे तो वेलोसिटी बहुत ही सॉरी, यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे तो वेलोसिटी उनका कम रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पे उन दोनों के बीच का रहेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली ज़्यादा कर्व लग रहा है, इतना कर्व नहीं होता, हल्का सा कर्व रहेगा, हल्का सा डायरेक्शन चेंज रहेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा बस, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली स्ट्रीम भी नहीं है, एग्जैक्टली टर्बुलेंट भी नहीं है, दोनों के बीच का है। तो वो हमारे रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 टू 1000 के बीच में आया तो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अनस्टेडी मोशन, ओके। देन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है कि जो कोई भी फ्लूइड है वो जब मूव करता हो, ठीक है, तो वो हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब है, आप इस ये वाले पिक्चर पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए इनका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रह रहा है, कम है, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लूइड का जो मोशन है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मोशन जो है वो यहाँ पे भी उतना ही अमाउंट ऑफ मोशन रखना चाहेगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ मोशन में हम जब कहते हैं तो इनका जो मोमेंटम एनर्जी, ठीक है, तो इसको वो कंजर्व रखना चाहेगा हर पॉइंट पे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारा मास फ्लो आउट वो तो सेम रहेगा, ठीक है, m1 m2 पे, एंड जो ये वाले क्रॉस में है वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लिक्विड का जो डेंसिटी है और इतने समय पे, तो वो क्या रहना चाहिए, दूसरे पॉइंट पे भी उनका सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ही हम चेंज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन और उनका जो वॉल्यूम वेलोसिटी है वही चेंज होगा, ठीक है। टाइम एंड रो ये तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं इनका, तो प्रिंसिपल जो हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है उनका हर जगह पे ये जो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इक्वल रहता है। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वाले रिलेशन से हमें पता चलता है कि इनका जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप अगर एरिया को बढ़ाओगे तो बी क्या हो जाएगा, घटना होगा, कम होना होगा। अगर ए को आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो बी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ताकि उनका जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट रहना है, ठीक है। तो इसी वजह से जब आप पाइप का एरिया छोटा कर देते हो तो उस वक्त यहाँ पे
फ्लूइड का जो वेलोसिटी हो ये क्या हो जाएगा, एरिया आपने डिक्रीज कर दिया, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होना होगा, इंक्रीज होना, ताकि वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो इसलिए जब आप पाइप छोटा कर देते हो एरिया क्रॉस सेक्शन, तो वहाँ पे उनका फ्लूइड का स्पीड इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और जहाँ पे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हो, इंक्रीज कर देते हो, ठीक है, उस वक्त वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है, ताकि उनका कांस्टेंट रिजल्ट कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, जिसके हेल्प से हमें क्या पता चलता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड का रिलेशन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप छोटा करोगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगा फ्लूइड का, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा करोगे तो वेलोसिटी उनका कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन छोटा करोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन इन सब चीज़ों के बाद बर्नौलिस प्रिंसिपल ने अपने प्रिंसिपल पे क्या, अपने प्रिंसिपल में क्या कहा है उसने, जितने भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है, और नॉन विस्कस, ठीक है, इरोटेशनल लिक्विड, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल लिक्विड। जो आइडियल लिक्विड्स होता है हमारा, उनका जो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हर एक यूनिट वॉल्यूम पे जो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, वो क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इस वजह इससे उसने एक रिलेशन बनाया, तो ये उनका रिलेशन था बर्नौलिस थ्योरम का, ठीक है। इससे क्या पता चला कि ये वाले पॉइंट पे देखिए, इनका हाइट h है और क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, ठीक है। फ्लूइड, कोई फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है, एंड यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने छोटा कर दिया एंड उनका हाइट इंक्रीज कर दिया। इस एक ऐसे केस में भी जो इनका जो टोटल सम, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का जो टोटल करेंगे वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, ये वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी तो ऑब्वियसली लेस होगा, हाइट कम है, ये वाले पे ज़्यादा हाई होगा क्योंकि हाइट ज़्यादा है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे कम है। तो इनका जो प्रेशर एनर्जी होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर एनर्जी यहाँ पे कम हो जाएगा, और यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी आप क्या रहेगा, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा, एंड यहाँ पे उनका प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा। तो ये वेरिएशन सभी को अगर हम जब प्लस करते हैं, टोटल करते हैं, तो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ये वाले केस में भी इनका जितना आएगा, ठीक है, ये वाले केस में भी उनका उतना ही आता है। दैट्स मीन्स हमारा प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये वाले तीनों में से हमें हमेशा दूसरे रिजल्ट रिलेशन हम निकाल सकते हैं, बहुत सारे रिलेशन। तो रिलेशन से हम क्या निकालते हैं, कुछ एप्लीकेशंस हमारा है। तो सबसे पहला है कि एप्लीकेशन हमारा बर्नौलिस थ्योरम का उस इक्वेशन से वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर के हेल्प से हम किसी भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का किसी ट्यूब में फ्लो होते वक्त उनका रेट ऑफ फ्लो को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इतने से क्रॉस सेक्शन एरिया में इतने समय में, सपोज 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट जो इसको मेजर करते हैं रेट ऑफ फ्लो को, दैट इज आवर वेंचुरीमीटर। देन अगेन लिफ्ट ऑफ एन एयरफॉइल, ठीक है, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग वाला है इस थ्योरम का, दैट इज इसी कंसेप्ट की हेल्प से हम एरोप्लेन को लिफ्ट करते हैं, ठीक है। एरोप्लेन जो क्या होता है, कैसे आसमान पे उड़ जाते हैं ग्रेविटी होने के बावजूद भी, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कैसे उड़ जाते, वो लिफ्ट ऑफ एयरफॉइल की वजह से होता है, ठीक है। और एयरफॉइल कौन सा थ्योरम को फॉलो करता है, बर्नौलिस थ्योरम को, ठीक है। तो बर्नौलिस थ्योरम हमारा क्या है, दिस वन, ठीक है।
और एयरफॉयल कैसे फ्लो करता है, एयरफॉयल वाले में ये वाली इक्वेशन में जो बर्नौलीज थ्योरम है, इसमें हमने क्या किया है, जो रो है एंड ग्रेविटी हमने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, और हाइट को भी हमने मान लिया कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा ये पूरे रिलेशन में सिर्फ वेरिएशन ये रह जाता है, ठीक है, बाकी को कांस्टेंट माना है। तो इन दोनों का रिलेशन देखते हैं, पी और वेलोसिटी का। तो इसका मतलब है अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और प्रेशर को अगर आप डिक्रीज करते हो या वेलोसिटी को इंक्रीज करते हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ताकि उनका जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए, राइट, ये रिलेशन, ठीक है। तो इसमें हमने इसको कांस्टेंट माना है और इसको कांस्टेंट माना है, ठीक है। तो ये वाले केस में हमको ये रिलेशन मिलता है। तो आप इस रिलेशन से आप देख सकते हो, जो हमारा इस तरह का अगर हमने किसी का शेप बना रखा है, ठीक है, तो इस शेप में जो नीचे वाला पे है एयर, जो है एयर का जो वेलोसिटी रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर वाले सरफेस से जो एयर है वो इस तरह से ट्रेवल करना होगा, तो यानी कि उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना हो रहा है, ठीक है। लेकिन उनका क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे क्या कहा है कि हमारे हर जगह पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए ए एन बी, राइट। तो इस वजह से इसको कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करता है, ये तो वेलोसिटी को कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ v1 को, ये तो अपनी स्पीड में गया सपोज 5 किलोमीटर पर आवर के फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ से ए से बी तक, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको इतने के स्पीड से, सपोज 1 सेकेंड में इतने स्पीड के जा रहा है, ठीक है। इतने से ए को 1 सेकेंड में उसने कवर किया। लेकिन इसको फॉलो करने के लिए ये ऊपर से जो वेलोसिटी एयर फ्लो करेगा उनको क्या करना पड़ेगा, 1 सेकेंड में उसको यहाँ पे पहुँचना है। तो ऑब्वियसली वो अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा उनको, 5 किलोमीटर पर आवर से बहुत ही ज़्यादा करना होगा, सपोज उसको करना होगा 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड। इसका मतलब है ये ऊपर वाले सरफेस से जो एयर मूव करेगा वो नीचे वाले से ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा मैग्नीट्यूड से मूव करेगा, ठीक है, ताकि वो ये डिस्टेंस को उसी पर्टिकुलर टाइम पे कवर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे वेलोसिटी नीचे वाले केस में लो है एंड ये वाले एग्जांपल से नीचे वाले केस में जो वेलोसिटी है वो लो है एंड ये वाले में वेलोसिटी हाई है, ठीक है। तो ये रिलेशन से हमें क्या पता चलता है, बर्नौलीज थ्योरम के प्रिंसिपल से, वेलोसिटी अगर हाई हो तो प्रेशर को क्या होना होगा, लो होना होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, हाई, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी लो है। और यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, लो, क्योंकि वेलोसिटी हाई। इसका मतलब प्रेशर लो है एंड ये प्रेशर हाई है। तो डायरेक्शन किस तरफ फ्लो करेगा, प्रेशर का जो डायरेक्शन होगा कहाँ जाएगा, हाई से लो, ठीक है, इस तरह का प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है, हाई टू लो, ठीक है। तो ये वाले जो बॉडी हो, प्रेशर अभी किधर एग्जर्ट हो रहा है, नीचे की ओर से इस तरह से एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है, हाई टू लो जा रहा है इस तरह से। इसका मतलब प्रेशर अगर आपको इस नीचे से मिलेगा तो आपका ये बॉडी किस तरफ, कहाँ जाने स्टार्ट करेगा, ऊपर की ओर आना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये सपोज रोड है, ठीक है, अब ये रोड से दौड़ते हुए क्या जा करेगा, ऊपर की ओर लिफ्ट करने लगेगा। तो अपना एरोप्लेन तो इसी तरह लिफ्ट करता है, आगे की ओर दौड़ते दौड़ते, ये रोड है उनका, दौड़ते दौड़ते ऊपर की ओर लिफ्ट करता है, ठीक है, एंड वो टेक ऑफ कर जाता है, ठीक है। तो ये किस लिए टेक ऑफ कर रहा है, क्योंकि इनका प्रेशर बहुत हाई हो गया, बिकॉज वेलोसिटी इन एयर का जो वेलोसिटी वो लो हो गया, ठीक है, एंड उस एयर का प्रेशर हाई हो गया एंड वो एयर इनको बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट करेगा, ठीक है, एंड जिसके वजह से वो इजीली ग्रेविटी के अगेंस्ट में भी टेक ऑफ कर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है हमारे लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन के पीछे का रीज़न, ठीक है। एंड इसके बाद दूसरा थ्योरम है, और जो एप्लीकेशन है इस थ्योरम का, टॉरिसेली लॉ
जिससे हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स का मतलब होता है ये जो टैंक है, टैंक से कोई होल कर दिया आपने तो पानी इस तरह का निकलेगा, राइट। जो इसी को हम क्या देते हैं, इफ्लक्स। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ वाटर गिर रहा है, ठीक है, इस इतनी ये वाले होल से, ठीक है, तो उनका जो स्पीड होगा, इतने की स्पीड से कर रहा है, वो भी हम बर्नौलीज थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो या उनका स्पीड कितना रहता है, इतना स्पीड रहता है। ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल रेस, ये आप देख सकते हो, जब स्टार्टिंग पे जब पानी वो करता है तो ज़्यादा दूर तक करता है, जैसे जैसे पानी का कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो यहाँ डिक्रीज होता जाएगा। का आप रेंज भी निकाल सकते हो ये फॉर्मूला से। ठीक है, और टाइम आफ्टर विच लिक्विड स्ट्राइक द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट द बेस लेवल ऑन द लिक्विड। ठीक है, तो इतने समय लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बर्नौलीज थ्योरम का। ठीक है, एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का सेकेंड पार्ट खत्म होता है। ठीक है, तो जिसमें हमने फ्लूइड का मोशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, फ्लूइड से सारे मोशन के वक्त में कौन कौन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, जैसे कि विस्कोसिटी हो गया, जो फ्लूइड के मोशन को इम्पेक्ट करता है। ठीक है, इसके बारे में सीखा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, को देखा है, एंड उनसे रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, जिससे हमें पता चल गया कि एरोप्लेन किस तरह से लिफ्ट ऑफ करता है, टेक ऑफ करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखा है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे तक के लिए थैंक यू।